जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी एंड हमारा आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ये दो टॉपिक एक्सप्लेन किए थे। पहला है सत्ता की साझेदारी का अर्थ, इसमें आपको बताया गया था कि सत्ता की साझेदारी क्या है और लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। एंड पार्ट 2 में बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों देशों ने सत्ता का बंटवारा कैसे किया और बंटवारे का परिणाम क्या हुआ, यह आपको बताया गया था। अब आज के इस वीडियो अर्थात पार्ट 2 में हम तीसरे और चौथे टॉपिक को कवर करेंगे। तीसरे टॉपिक में आपको सत्ता की साझेदारी की जरूरत के पक्ष में दो मुख्य तर्क मिलते हैं, एक है युक्तिपरक और दूसरा नैतिक। इन दोनों तर्कों को समझना है। एंड चौथे टॉपिक में सत्ता की साझेदारी के रूप, यहां पर चार प्रमुख तरीके दिए गए, इन चारों तरीकों को एक एक करके समझना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लास 6 से लेकर के 10 तक की अभी तक की जो भी क्लासेस आई हैं उसकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। दी गई प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। एंड हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप यूपीएससी, शिक्षक भर्ती या फिर अन्य किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है तो आप हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कैसे क्या रहेगा और क्या ऑफर चल रहे हैं, आइए एक बार मैं आपको बता देता हूं। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर है, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो क्वालिटी कंटेंट एंड फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये 10 से 15,000 रुपए के कोर्सेस में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसमें हम आपको सबसे पहले स्पेशल रिकॉर्डेड क्लासेस एंड स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इन दोनों को बनाते समय हम काफी रिसर्च करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग से हाईलाइट करके रखते हैं, जिससे कि उन पर फोकस कर पाए आप और रिवीजन के टाइम पर उनको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया है। साथ ही साथ इस कोर्स का सबसे हाईलाइटेड फीचर मिलता है टेस्ट सीरीज और क्विज। देखो, इसमें हम आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको और कहीं भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम इसमें हर एक चैप्टर पर कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक से बनने वाले सभी तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाए। एंड चूंकि हमारा ये कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है, इसलिए आप किसी भी एग्जाम, देखो इस कोर्स को स्पेशली हमने यूपीएससी वालों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसके अलावा एसएससी की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को बेसिक्स के साथ गहराई से एडवांस लेवल तक कवर करते हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को समझना आपके लिए आसान रहे। एंड चूंकि मैं काफी लंबे समय से यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हर बच्चा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया, जो कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल एंड हमारे दृढ़ संकल्प ऐप दोनों ही जगह पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप अभी तक की आई हुई क्लासेस देखना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। एंड हाँ, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कभी प्ले स्टोर से हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लेना, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए हैं तो ओनली नोट्स पर क्लिक कीजिएगा, ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो ओनली टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स या किसी एक सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए तो वो भी आप पेड कोर्स पर जाकर के परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको देखना है कि कैसा कंटेंट है, वो फ्री कंटेंट में जाकर के आप देख सकते हो कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। एंड हाँ, कूपन कोड अभिषेक सर, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर कोर्सेस में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप नोट्स परचेस कर रहे हो तो उसमें भी जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मिलेगा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कोर्सेस एंड नोट्स को परचेस कर सकते हो डिस्काउंट के साथ। अभी 25 चल रहा है, आगे जो भी होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो अगला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब यहां पर आपको सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए गए दो मुख्य तर्कों को एक एक करके समझना है, जिसमें पहला है युक्तिपरक और दूसरा है नैतिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क। पहला, यहां पर आपको युक्तिपरक तर्क के विषय में पढ़ना है, एंड दूसरे तर्क में यहां पर आपको नैतिक तर्क को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं युक्तिपरक की, अर्थात पहले तर्क की। इसमें कहा जा रहा है कि
सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अर्थात सत्ता का बंटवारा कर देना कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये ठीक है। अब यहां पर प्रश्न दो बनते हैं कि भैया सत्ता का बंटवारा कर देना ठीक है, ये तो हमने मान लिया, ठीक है, लेकिन आगे कहा गया कि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। तो पहली बात तो ये, पहला प्रश्न तो ये कि टकराव हो क्यों रहा था, और दूसरा अंदेशा कम कैसे होता है। तो इसके लिए आप समझो सबसे पहले विभिन्न सामाजिक समूह को। विभिन्न सामाजिक समूह का मतलब यह है कि भैया एक देश में कोई एक ही समाज के लोग नहीं रहते हैं, विभिन्न सामाजिक समूह के लोग मिलते हैं, और वो भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह। जैसे कि हम देखते हैं एक देश में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं, तो हर भाषा का एक समाज, जैसे कहते हैं हिंदी भाषाई समाज के लोग हैं, तमिल भाषाई समाज के लोग, तेलुगु भाषाई समाज के लोग, ठीक है। तो एक हो गया विभिन्न भाषाई समाज के लोग, दूसरा हो गया विभिन्न धार्मिक समाजों के लोग, ठीक है। तो आपको मिलेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, तो विभिन्न धर्म हो गया, ठीक है। फिर तीसरा मिलता है आपको विभिन्न जातीय समाज के लोग, ठीक है। हिंदू धर्म में अगर आप देखो तो विभिन्न जातियां मिलती हैं, इस्लाम में भी जाती हैं, हर में आपको डिवाइडेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर आपको मिलता है एक रंग के आधार पर, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई श्यामला है। फिर आपको मिलता है क्या, एक लिंग के आधार पर कि कोई महिला है तो कोई पुरुष है, तो कोई समलैंगिक है। तो एक देश में या एक इलाके में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के लोग रहते हैं। अब ऐसे में अगर केवल एक ही सामाजिक समूह के लोग हर समाज के लिए फैसले लेंगे, तो क्या गारंटी है कि वो फैसला हर सामाजिक समूहों को पसंद आएगा, या हर सामाजिक समूह के लोग उस फैसले को स्वीकार कर ही लेंगे, या जो व्यक्ति हर सामाजिक समूह के लिए फैसला ले रहा है वो हर सामाजिक समूह के लिए सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में क्या है कि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव होने लगता है, ठीक है। इस टकराव को कम करने के लिए यह जरूरी है कि सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, अर्थात हर सामाजिक समूह का व्यक्ति सत्ता में साझेदार बने, और जो भी निर्णय लिए जाएं उसमें हर सामाजिक समूह के व्यक्ति की हिस्सेदारी हो, ठीक है। अब जब हर सामाजिक समूह का व्यक्ति मिल करके फैसले लेता है, तो ऐसे में जो टकराव की आशंका है, अंदेशा है, वो कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। अर्थात जो सामाजिक टकराव हैं ये केवल घर या छोटे मोटे स्तर तक ही नहीं रहते हैं, अक्सर ये बढ़कर के हिंसा का रूप ले लेते हैं। आप देखो बड़े बड़े दंगे होने लगते हैं, या कई बार राजनीतिक अस्थिरता का भी रूप ले लेते हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। जो वहां पर तमिल लोग थे और सिंघली लोग थे, इनके बीच में पहले टकराव बढ़ा, फिर धीरे धीरे गृह युद्ध में वो परिणत हो गया। इसी तरह से विभिन्न देशों में अब इन्हीं विभिन्न सामाजिक समूह के टकराव की वजह से डिवाइडेशन भी हो गए। जैसे कि भारत पाकिस्तान की बंटवारे की बात की जाए तो भाई यहां पर दो सामाजिक समूह के ही तो लोग हैं, एक मिलता है आपको हिंदू, एक मिलता है मुसलमान, ठीक है। तो भैया जो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच का टकराव है ये गृहयुद्ध या हिंसा या राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है, इसलिए जरूरी है कि भैया सत्ता में हिस्सा दे दो, जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व बना रहे, घर में शांति बनी रहे, ठीक है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। देखो जैसा कि श्रीलंका में हुआ, बहुसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो अगर सत्ता को पूरा कैप्चर कर लेते हैं और अपनी ही बातों को, सारी सारी अपनी इच्छाओं को हर व्यक्ति के ऊपर थोपने का काम करते हैं, तो शुरू शुरू में तो ये लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा, उनको लगेगा कि भाई हाँ हमारी भावनाओं का यहां पर हनन किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या है कि टकराव से हिंसा, फिर राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है। आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक साबित हो सकता है, जो कि हमने देखा श्रीलंका में। श्रीलंका में पहले क्या हुआ, पहले जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे, सिंगली लोग थे, उन्होंने क्या किया, पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, धीरे धीरे अपनी जो इच्छाएं थी उनको बाकियों पर लागू करने लगे, कैप्चर करने लगे। फिर धीरे धीरे यहां पर पहले क्या टकराव हुआ, फिर हिंसा हुई, फिर गृह युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये देश की अखंडता के लिए घातक साबित हो सकता है अगर कोई एक ही समुदाय का व्यक्ति हर किसी के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपने का काम करता है। केवल ये अन्य समुदायों के लिए ही नहीं, बहुसंख्यक का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। अब आप कहोगे कि भैया जब हमारी ही कम्युनिटी के लोग हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं तो घातक कैसे होगा, तो थोड़ा इसे बारीकी से समझो।
अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, आज से मान लो 100-200 साल पहले की अगर आप देखोगे, भारत की बात करते हैं, यहां पर हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे, जब हिंदू धर्म में हिंदुओं का ही पूरे देश में हिंदुओं का राज था 200-300 साल पहले आप देखो, तब आपको यहां पर जाति प्रथा, पहले क्या है कि अगर आप ग्रंथ उठाकर देखोगे तो केवल वर्ण व्यवस्था थी, फिर धीरे धीरे जाति प्रथा आ गई, फिर छुआछूत आ गया, फिर सती प्रथा आ गई, और भी कई सारी प्रथाएं आ गई। तो इन्होंने क्या किया, जब बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने पूरी पूरी अपनी सत्ता बना ली, तो अपने ही समाज के लोगों को दबाना शुरू कर दिया, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने आप का सम्मान पाने के लिए। तो भैया जाति प्रथा लेकर के, ये कोई हमारे धर्म ग्रंथों का हिस्सा नहीं थी पहले, छुआछूत हमारे धर्म ग्रंथों में आज भी नहीं है, लेकिन समाज में ये आ गया तो प्रचलन में आया तो ये हमारे समाज का एक बहुत हानिकारक पहलू के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो मतलब बहुसंख्यकों का अत्याचार है, ये केवल अल्पसंख्यक के लिए ही नहीं, बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला तर्क जो कि था युक्ति परक। ठीक है, अब हम नैतिक तर्क की बात करते हैं दूसरे बिंदु में। दूसरा तर्क कहीं ज्यादा गहरा, यानी कि नैतिक तर्क जो है ये बहुत ज्यादा गहरा और इंपॉर्टेंट है। ये वैसे युक्ति परक से तो ज्यादा गहरा है ही है। कैसे समझो, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब है जहां पर लोगों का शासन हो। ठीक है, अब अगर केवल एक ही समाज का व्यक्ति पूरा शासन चलाएगा तो वहां पर लोकतंत्र कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि बाकी समाज के लोगों की हिस्सेदारी है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जब तक सत्ता की साझेदारी नहीं करोगे, लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। यानी कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि जिन लोगों पर शासन किया जा रहा है, जो लोग भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जो लोग भी देश में हैं, उन सभी के बीच में आप सत्ता को बांट दो। ठीक है, और ये लोग इसी ढर्रे से यानी कि सत्ता को बांट करके ही चलें। ये बदलाव नहीं होना चाहिए, सत्ता बांटो और इसी व्यवस्था से चलो। ठीक है, इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े। ठीक है, तो वैध लोकतांत्रिक सरकार वही कहलाएगी जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह के लोग शासन व्यवस्था के साथ जुड़े, यानी कि हर सामाजिक समूह का शासन व्यवस्था में जुड़ाव या फिर कहीं इसमें हिस्सेदारी या साझेदारी होनी चाहिए। ठीक है, सभी का योगदान होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है इन दो तर्कों में से एक को हम युक्ति परक, पहले को युक्ति परक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नैतिक हो गया, ये आपका युक्ति परक हो गया। युक्ति परक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि देश में हिंसा ना फैले, राजनीतिक अस्थिरता ना फैले। ठीक है, जबकि अगर नैतिक तर्क की बात करें तो ये बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है कि बंटवारा क्यों जरूरी है। ठीक है, ये अंतर्भूत महत्व को बताता है और ये एक जो है तो महत्व को बताता है, एक लाभकर परिणामों पर जोर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने देख लिया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसके दो तर्क समझ लिए, एक युक्ति परक और दूसरा नैतिक। अब हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के रूपों की। ठीक है, चार प्रमुख रूपों को समझना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी और इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई, इसको समझो। ठीक है, तो अगली हेडिंग है सत्ता की साझेदारी के रूप। पहले बिंदु में कहा जा रहा है राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार आया। अच्छा, आपने इस चैप्टर में ध्यान दिया होगा अगर तो थोड़ा सा देखिएगा, दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, एक है सत्ता का बंटवारा और एक है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि दोनों ही शब्द दिए गए थे इसलिए हमने दोनों को ही रखा है। अब इन दोनों को थोड़ा गहराई से समझो, इनकी डेफिनेशन को समझो। एक तरफ है सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा का अर्थ है कि सत्ता को बांट देना, यानी कि मान लो देश में 5 सामाजिक समूह के लोग हैं तो सत्ता को 5 भागों में डिवाइड कर दो, हर सामाजिक समूह के नेता को उसका एकाधिकार दे दो। ये हो गया सत्ता का बंटवारा। कि जैसे कि हिंदुओं का नेता केवल हिंदू हो सकता है, तो ये सत्ता को हमने बांट दिया। मुस्लिमों का नेता केवल मुस्लिम हो सकता, ये एकाधिकार देना होगा, ये हो गया सत्ता का बंटवारा। ठीक है, लेकिन सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि सभी लोग साझेदार बनकर के, यानी कि मिलजुल करके सत्ता का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम बंटवारा कर देंगे तो भैया हो सकता है कि समाज जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। ठीक है, लड़ने लगे और ये देश की अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए क्या किया गया, इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया और सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया कि सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे की कम्युनिटी को संभालने का काम करेंगे, एक दूसरे के लाभ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी कि सत्ता की साझेदारी करेंगे, जिससे कि हमारे देश की अखंडता बनी रहे, हमारा देश बटे ना।
ठीक है, एकता बनी रहे। ठीक है, तो लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। हाँ, ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज से ही नहीं, सैकड़ों हजारों सालों से अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे टाइम से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की जो भी शक्तियां हैं वो केवल एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रखो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। मान लो कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, ठीक है, और शक्ति जो है फैसला लेने की वो बटी हुई है, तो कौन फैसला लेगा, कैसे लागू किया जाएगा? तो आपातकाल की स्थिति में ये मतलब बहुत भयानक साबित हो सकता है। इसलिए क्या किया गया, ये लंबे समय से मानता चली आ रही कि भैया जो सरकार की सारी शक्तियां वो किसी एक व्यक्ति को दे दो या खास स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह को दे दो। अच्छा, हमारे देश में लोकतंत्र में क्या किया गया, लोकतंत्र में जो सरकार की शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति को ना देकर के खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में दी गई। जैसे कि हमारे देश में संसद हो गया, कैबिनेट हो गया, इनके हाथ में निर्णय लेने की सारी शक्तियां होती हैं। और संसद या कैबिनेट में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं जो जनता की तरफ से फैसले लेने का काम करते हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक या एमपी बैठते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि किसी एक व्यक्ति या खास स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह को ये फैसला मतलब ये ताकत दी जाए। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। अच्छा, लोकतंत्र का ये एक बुनियादी सिद्धांत है, अर्थात नींव है। क्या नींव है? कि भैया जो भी शक्तियां हैं, ठीक है, शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। जनता के बिना कोई शक्ति नहीं। आपको शक्ति मिलेगी लेकिन जनता से मिलेगी। जनता कैसे देगी? जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ठीक है, और अपनी तरफ से निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय लेने की शक्ति उस प्रतिनिधि को देगी। ठीक है, और फिर वो प्रतिनिधि अपना एक नेता चुनेगा। ठीक है, और वो अपने नेता को शक्ति देगी कि भाई नेता, हम आपको ये अधिकार देते हैं कि आप जनता के लिए निर्णय लो। ठीक है, लेकिन निर्णय वही लोगे जो जनता को स्वीकार होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं, क्या है संस्थाओं, स्वशासन की संस्थाओं, जैसे कि हमारे यहां पर संसद है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, कैबिनेट है, तो इन संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं लोग। क्या है? स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से, यानी कि हमने अपने शासन करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना और प्रतिनिधि कुछ संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाने का काम कर रहा है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। क्या कहा जा रहा है? एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों, यानी समाज में जितने भी समूह के लोग रह रहे हैं उन सभी के विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। किसी के भी विचार को अपमान नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हम तुम्हारे विचारों को नहीं सुनेंगे। यानी अगर अच्छा लोकतंत्र है, अच्छा लोकतांत्रिक शासन है, तो वहां पर समाज में रहने वाले सभी समूहों और उनके विचारों को सम्मान दिया जाएगा और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होंगी। जो भी नीति तय की जाएगी, हर नीति तय करने में सबकी बातें शामिल होंगी, हर समाज की बातों को सुना जाएगा। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। ठीक है, तो भैया सबसे अच्छा लोकतंत्र वही होगा जिसमें लोग सबसे ज्यादा हिस्सेदार हों। ठीक है, वोटिंग जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा लोग सहभागिता दिखाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा लोकतंत्र माना जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब आगे कहा जा रहा है, एक हेडिंग दी गई है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। अब अगर हम आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को देखें तो हर देश ने लोकतंत्र को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रखा हुआ है। जैसे कि भारत में आप देखोगे तो भारत में लोकतंत्र का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तरीके का है। सबसे ऊपर केंद्र में एक सरकार मिलती है, फिर राज्य में मिलती है, फिर इसके बाद में नीचे की और इस तरह हैं जिनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपको जिला लेवल पर अगर आप शहर में देखोगे तो वहां पर आपको मिलती है एक प्रकार से, एक मिनट, चेयरमैन वहां पर बनते हैं। ठीक है, नगर पालिका मिलती है, नगर परिषद मिलती है। उसके नीचे अगर आप देखोगे गांव में, तो गांव में आपको मिलते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रखो। चाइना में अगर आप देखो वहां पर अलग तरीके से, श्रीलंका में देखोगे तो वहां पर अलग तरीके से, नेपाल में देखो अलग, तो हर देश में अपनी अपनी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को उन्होंने मॉडिफाई करके रखा हुआ। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को देखें। जो कुछ प्रचलित उदाहरण हैं जिनमें 4 यहां पर दिए गए, चारों को एक एक करके समझो। ठीक है, तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है शासन के विभिन्न अंग,
ठीक है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। हमारे देश में अगर हम अपने देश की बात करें तो शासन के इन 3 अंगों के बीच में सत्ता को बांट दिया गया है, सत्ता का बंटवारा रहते हैं। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। हुआ क्या है कि सत्ता जो है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया इन तीनों के बीच में एक ही लेवल पर, क्षैतिज वितरण किया गया, यानी कि एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर। जैसे कि ये एक लेवल है, ठीक है, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ये आपकी हो गई एक तरफ विधायिका, ठीक है, ये आपकी हो गई कार्यपालिका जिसे के से हमने कर दिया, और ये हो गई आपकी न्यायपालिका। ठीक है, तो 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे, तीनों एक ही लेवल पर है, तो एक ही स्तर पर इन तीनों को रखा गया है। ठीक है, अब जो ये तीनों हैं, ठीक है, अपनी अपनी का शक्ति का उपयोग करते हैं, एक ही लेवल पर रहकर, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ठीक है, ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। जो बंटवारा ये किया गया है, ठीक है, ऐसे में ऐसा बंटवारा करके ये सुनिश्चित करने का कार्य किया गया है कि भाई कोई भी एक अंग, ना ही विधायिका, ना ही कार्यपालिका और ना ही न्यायपालिका, कोई भी एक अंग अपनी सत्ता का असीमित उपयोग ना कर पाए, क्योंकि यहां पर हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। अगर हम विधायिका की बात करें तो वो कार्यपालिका के ऊपर अंकुश लगाकर रखती है। कार्यपालिका की बात करें तो वो न्यायपालिका के को स्थापित करने में अपना सहभागिता दिखाती है। न्यायपालिका की नियुक्ति जो कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, आगे पिछले चैप्टर्स में हमने आपको बताया था, आगे आपको और डिटेल में इसको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और जो न्यायपालिका, ये कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के ऊपर कंट्रोल बना करके रखती है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि इन दोनों का क्षैतिज वितरण किया गया है, एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर इनको डिवाइड किया गया, तीनों को शक्तियां दी गई हैं, इसलिए तीनों एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखने का काम करते हैं। ठीक है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है, सत्ता ना कोई अधिक उपयोग कर पाती है, ना ही कोई कम। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती। क्या है, जो कार्यपालिका है ये सत्ता का उपयोग करती है। कार्यपालिका में कौन आते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है, अधिकारी आते हैं, ये सत्ता का उपयोग करते हैं, लेकिन संसद के अधीन रह करके ये कार्य करते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका दोनों पर दोनों बनाए, एक मिनट, कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। ठीक है, तो देखो कार्यपालिका जो है ये न्यायपालिका की नियुक्ति जरूर करती है, पर जो न्यायपालिका है ये कार्यपालिका पर भी अंकुश लगाकर रखती है, और विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून हैं इनकी जांच करती है, इन कानूनों पर भी अंकुश लगाकर रखती है कि विधायिका कोई ऐसा कानून न बना दे जो जनता के लिए अच्छा ना हो या लोकतंत्र के लिए अच्छा ना हो। ठीक है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है, तो आप इसे आराम से ये लिख सकते हो। ठीक है, इस पूरे को टीप दो, बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हो। ठीक है, तो याद कर लेना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे यहां पर, आप ध्यान से इसको समझना। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कार्यपालिका निम्नलिखित में से किसको अपने नियंत्रण में रखती है, तो कार्यपालिका ना तो न्यायपालिका को नियंत्रित करती है और ना ही विधायिका को। ठीक है, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों को नियंत्रित करने या इन दोनों पर अंकुश लगाने का काम करती है। ठीक है, कार्यपालिका जो करती है वो सिर्फ इतना कि न्यायपालिका की नियुक्ति में अपनी सहभागिता दिखाती है। ठीक है, सबसे पावरफुल कौन है, तो तीनों लेवल पर, तीनों एक ही लेवल पर हैं, लेकिन सबसे पावरफुल है यहां पर न्यायपालिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब न्यायपालिका से ज्यादा पावरफुल कह दो कि विधायिका ने जो कानून बने उसी के आधार पर न्यायपालिका चलती है, तो हम किसी को ज्यादा पावरफुल या कम पावरफुल नहीं कह सकते हैं। हाँ, अधिकारों की बात की जाए तो सबसे अधिक अधिकार न्यायपालिका और विधायिका के पास में, कार्यपालिका थोड़ा कम अधिकार रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहें। ठीक है, पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। देखो ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, इसके बारे में आप सभी को पता है, बट हाँ इसको भी थोड़ा हम डिटेल में आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि भैया हमने सबसे पहले सत्ता का क्षैतिज वितरण कर दिया 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसके बाद सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों पर, यानी कि जो विधायिका है, ठीक है, जो सरकार का स्तर है,
ठीक है, हमने सरकार के स्तर पर क्या किया, सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों पर हमने फिर से सत्ता का बंटवारा कर दिया, जिसे पूरे देश के लिए एक सामान्य स्तर के सामान्य सरकार बना दी। ठीक है, जिसे हमने कह दिया कि भाई ये एक जिसे हमने कह दिया केंद्र सरकार या संघ सरकार। ठीक है, ये केंद्र स्तर पर हो गए। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार, जिसे हमने कह दिया राज्य सरकार। ठीक है, हमारे देश में राज्य सरकार का, जिसे प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार भी कहा जाता है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। हमारे देश में इसे हम कहते हैं आमतौर पर राज्य सरकार। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे देश के लिए, ठीक है, पूरे देश के बनने वाली जो सामान्य सरकार, इसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, फिर अगर हम बात करें प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर, तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन भारत में इसे हम राज्य सरकार कहते हैं। फिर हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि भाई हमारे देश में ऐसा हो रहा है तो हर देश में ऐसा है। चाइना में अलग तरीके का है, पाकिस्तान में अलग तरीके का है, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहां पर हर देश में अलग अलग तरीके से सरकार का जो डिवाइडेशन है वो किया जाता है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है। ठीक, जैसे कि श्रीलंका में आपको प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। जहां कहीं भी जिस भी देश में मतलब हमारे देश की तरह सत्ता का बंटवारा किया गया, वहां पर वहां के संविधान में इस बात का उल्लेख जरूर किया गया, स्पष्ट उल्लेख दिया गया है कि भैया केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा किस तरह का होगा, किसे कितनी शक्तियां मिलेंगी। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। ठीक है, श्रीलंका में नहीं हुआ, इसलिए श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, अभी भी हुआ था। ठीक है, तो राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, तो राज्य सरकार तक हमने देख लिया। फिर राज्य सरकार के नीचे अगर आप देखोगे तो नगर पालिका, पंचायतें ही मिलती हैं। यहाँ पर भी इसी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, इसी तरह से नियम कायदे कानून रहते हैं। ठीक है, तो नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो सबसे पहले क्षैतिज वितरण हो गया, फिर आपको मिलता है ऊर्ध्वाधर वितरण, कि भाई जो सरकार है यानी विधायिका है, ठीक है, इसका फिर हमने कर दिया कैसे, ऐसे बंटवारा। सबसे ऊपर आपको मिल गई केंद्र, फिर मिल गया राज्य, फिर मिल गया आपको नगर पालिका, या फिर हमने कह दिया इसके नीचे आपको मिल गई पंचायती। ठीक है, तो फिर इसे हमने क्या किया, ऊर्ध्वाधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम अगले अध्याय में इस पर विचार करेंगे। तो अगला जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2, उसमें आपको इसके विषय में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में जो हमारा तीसरा सत्ता के बंटवारे का प्रकार है, उससे आपको समझना है। हाँ, सत्ता के साझेदारी के अनेक रूपों में तीसरे रूप को समझना है। दो रूप आपने समझ लिया कि एक हो गया क्षैतिज वितरण, एक हो गया आपका ऊर्ध्वाधर वितरण। अब तीसरे वितरण का समझो। इसमें क्या है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच में हो सकता है। कहने का अर्थ यहाँ पर कि सत्ता का जो बंटवारा होता है वो विभिन्न सामाजिक समूह, जैसे कि भाषा या धर्म के आधार पर किया जा सकता है। भाषाई और धार्मिक समूह के बीच में सत्ता का बंटवारा हम कर सकते हैं। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में जिस तरह की सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, जिस तरह के नियम बनाए गए, जिसके विषय हमने आपको बताया, ठीक है, वो एक अच्छा उदाहरण में देखने को मिलता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समूह और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो कुछ देशों में क्या है कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि भैया जो इस बात का प्रावधान किया गया संविधान या फिर कहीं कानून में कि जो सामाजिक समूह कमजोर हैं, कमजोर समुदाय के लोग हैं या महिला जो हैं, इनको विधायिका या प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे अगर हिस्सेदारी नहीं है तो इनको हिस्सेदारी दी जाए। ठीक है, अगर हम अपने देश में देखें तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बारे में हमने पिछले अध्याय में, पिछले साल क्लास 9 की एनसीईआरटी में आपको बताया था। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अब मान लो कि भाई कोई व्यक्ति है जो खुद चुनाव नहीं जीत सकता, ठीक है, आरक्षण दे दिया, वो जीत गया। जब तक खुद चुनाव नहीं जीत पा रहा था तब तक वो शासन से अलग महसूस कर रहा था। वो कह रहा था कि भाई बड़े बड़े लोग हैं, वही निर्णय ले रहे, हमारे समूह का कोई व्यक्ति वहां पर है ही नहीं, तो हम कैसे माने कि हमारे लिए सही निर्णय लिया जा रहा है, हमारी बात वहां तक पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे जब हर सामाजिक समूह का व्यक्ति सत्ता में होता है तो वो अपनी बात को रखता है, अपने अधिकारों की बात करता है, अपने लिए बात करता है। ठीक है, और कुछ सामाजिक समूह के लोग जब वहां पर पहुंच ही नहीं पाते हैं तो उनकी बात वहां पर होती भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे में सभी सामाजिक
सामाजिक समूह के लोग बराबर की हिस्सेदारी रखें, इसलिए जो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे होते उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, ताकि वो खुद को शासन से अलग ना समझें। वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके अधिकार दिलाने में मदद करेंगे। ये काम करता है संविधान। ठीक है, आगे अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भी महिलाओं को सत्ता में उचित हिस्सेदारी देने के लिए काफी सारे कदम उठाए गए और उठाए जा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करें, यानी कि आगे के चैप्टर्स में चर्चा करेंगे। जो सामाजिक विविधताएं हैं, सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के जो तरीके हैं, ठीक है, कि किस तरीके से विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह के लोगों को सत्ता या फिर शासन में भागीदारी दिलाई जाती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अगला बिंदु जो कि हमारा लास्ट है, इसको भी समझो। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी देख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा गहराई समझना। कहा गया है कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप, ठीक है, विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके के रूप में भी हम देख सकते हैं। ये एक तरीका है। क्या है? ये एक तरीका है शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने का। क्या है? एक तो दबाव समूह बनाना, ठीक है, और दूसरा आंदोलन करना। दबाव समूह कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से दबाव समूह हैं और आंदोलन किस तरह से होती है, इसको थोड़ा बारीकी से समझो। ठीक है, ये भी सत्ता के बंटवारे का एक रूप है। ठीक है, के रूप में हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों को देखते हैं। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में देखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रूप है। कहा जा रहा है लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अब देखो, जनता है तो जनता के सामने ये सरकार के लिए जिम्मेदारी बनती है कि भाई जनता के सामने, लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प रखा जाए, कि सत्ता के दावेदार जो भी हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को या एक समूह को सत्ता देने का मतलब चुनाव, सत्ता देने के लिए चुनाव जनता कर सके। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को मिले तो चुनना जनता के हाथ में, ये विकल्प जरूर रहना चाहिए। सामाजिक, एक मिनट, समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जनता विभिन्न पार्टियां देखती है कि भाई बीजेपी है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, उनमें से किसी एक पार्टी को जनता चुन लेती है कि भाई हाँ, इस पार्टी को हम सत्ता सौंप रहे हैं। ठीक है, तो वही कहा गया है लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। ठीक है, बीजेपी ने कहा कि भाई हम अच्छे से सत्ता चलाएंगे, कांग्रेस के लिए हम अच्छे से करें। अब जनता किसी एक को चुन लेगी। जनता के सामने विकल्प दिए गए, चार है, चार में से एक को चुनो, जनता ने चुन लिया। तो अभी क्या है कि पार्टियों के रूप में ये विकल्प उपलब्ध है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, लड़ाई लड़ती हैं। हर पार्टी अपने अपने वादे करती है। ठीक है, कि भाई हम ये करेंगे, वो कहती है हम वो करेंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे, वो कहते हैं हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, ये करें वो करें। तो विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं। ठीक है, पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। अब पार्टियां आपस में लड़ती हैं, ठीक है, तो इसी से ये सुनिश्चित हो जाता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी। ठीक है, धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन होता रहता है। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। ठीक है, अगर हम थोड़ी लंबी समय अवधि की बात करें, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार चल रही। इससे पहले अगर आप देखो तो सपा की थी, यानी अखिलेश यादव की थी। उससे पहले मायावती जी की थी, जिसे बसपा कहा जा रहा था। उससे पहले भी हमें विभिन्न प्रकार के पार्टियों की सरकारें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सत्ता परिवर्तन होता है। इसमें होता क्या है, इसमें लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दूसरी से पहली पार्टी को, तीसरी को सपोर्ट करते हैं। तो ये सत्ता परिवर्तन लगा रहता है। इसमें अगर हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, गौर करेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली जो पार्टियां हैं उनके हाथ में सत्ता आती जाती रहती है। ठीक है, कई बार सत्ता की ये भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, जैसे कि गठबंधन की हमने देखी। ठीक है, एकदम प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं जहां पर सत्ता की भागीदारी होती है। ठीक है, जैसे कि गठबंधन की सरकार बनी, चार प्रकार के लोगों ने कहा कि भाई हमारी ये मांगे हैं, उनका हमारी ये मांगे, तो चारों लोगों ने मिलकर के सत्ता बना ली और एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से सत्ता की भागीदारी कर रहे हैं। तो ये भी हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर दो या अधिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती है। जैसे कि भी आप बिहार में देखोगे तो एनडीए की सरकार बनी है वहां पर, या फिर कहें कि नीतीश जी
मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या अकेले वो ही उन्हीं की पार्टी से बने हैं? नहीं, बीजेपी का समर्थन उनको मिला है, बीजेपी के समर्थन से इस बार वो अब उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, ठीक है। तो भैया सत्ता, ये जो मतलब गठबंधन की सरकारें होती हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से में सरकार में भागीदारी का एक उदाहरण पेश करती हैं, ठीक है। आगे, लोकतंत्र में हर व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। क्या है, लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति या किसान या औद्योगिक मजदूर जैसे कई सारे संगठन होते हैं, ये भी अपने हित समूह को भी संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। हाँ, ये लोग भी क्या है कि भाई अपनी मांगे रखते हैं सरकार के सामने कि हमारी बात को पूरा किया जाए तभी हम आपको समर्थन देंगे, तो इनका भी हमें एक वो देखने को मिलता है। एक मिनट, हाँ, इनकी भी हमें सक्रिय भागीदारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो क्या करते हैं, या तो ये सीधी भागीदारी ले लेते हैं कि भाई किसान अब जो है तो इस पार्टी के साथ में है, ठीक है, या किसान यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, या तो हम ऐसा कर रहे हैं, या व्यापारी इस पार्टी को सपोर्ट करे, तो सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर के जो नीति बनाई जाएगी वो ऐसी होनी चाहिए, किसानों के लिए ऐसा कानून होना चाहिए, नहीं लाओगे तो हम इसे आंदोलन करके फेल करवा देंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है लोकतंत्र में भागीदारी का, सत्ता के बंटवारे का, कि भाई किसानों को ये चीज पसंद नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक तरीका, इस तरीके से भी लोग भागीदारी करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो टॉपिक दिए गए थे वो सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए, एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देखा, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर बात की थी बेल्जियम की। बेल्जियम में आपको फ्रेंच, डच, जर्मन, ये 3 भाषा के लोग मिलते हैं। यहाँ पर किस तरह से पहले की चीज़ें थी ये हमने समझा था। फिर हमने यहाँ पर श्रीलंका में देखा कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें थी। यहाँ पर सिंगली, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल और मुसलमान, ये 3-4 समुदाय के लोग रहते हैं। किस तरह से यहाँ पर सत्ता का डिवाइडेशन पहले हुआ था ये भी देखा। फिर श्रीलंका में किस तरह से जो सत्ता परिवर्तन हुआ, गृह युद्ध हुआ श्रीलंका में बहुसंख्य के बाद, इसमें हमने ये देखा। फिर बेल्जियम की समझदारी हमने यहाँ पर देखा कि बेल्जियम में पहले किस तरह की स्थिति थी, फिर किस तरह से इन्होंने यहाँ पर सत्ता मतलब में संविधान में संशोधन करके सत्ता को बांटने का काम किया, किस तरह से स्थितियां सुधरी वो हमने यहाँ पर देखा। फिर सत्ता की साझेदारी में हमने यहाँ पर एक युक्तिपरक और नैतिक तर्क, इन दोनों तर्कों को समझा। फिर सत्ता की साझेदारी के रूपों को हमने यहाँ पर समझा, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी क्षैतिज वितरण की, फिर हमने बात की थी ऊर्ध्वाधर वितरण की। फिर तीसरे में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर जो मतलब विभिन्न सामाजिक विविधताएं हैं, ठीक है, सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी किस तरह से अलग अलग तरीकों से मिलती है, इस पर हमने चर्चा की यहाँ पर, और इसको और डिटेल में अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर सत्ता के बंटवारे का एक रूप यहाँ पर दबाव समूह और आंदोलन द्वारा किस तरह से हमें देखने को मिलता है, इस चीज को भी हमने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह चाहिए हैं तो हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अदरवाइज आप DRIDHSANKLP से प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर नोट्स परचेज करने में या कोर्स परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, हर चीज़ की लिंक दे दी, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट से हम काफ़ी सारे मुद्दे उठाते हैं तो उसमें हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उतनी ज़्यादा आगे हमारे वीडियोस पहुंचते रहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक की आई हुई क्लासेस नहीं देखी तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो है संघवाद। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सरकार जो है वो सत्ता का ऊर्ध्वाधर मतलब सरकार में सरकार का किस तरह से ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, ठीक है। मतलब सत्ता का हम ऊर्ध्वाधर वितरण डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं रिव्यू में। तो यहाँ पर आपको संघवाद क्या है समझना है, ठीक है। संघवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है। पूरे विश्व का हमने नक्शा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह की है आपको ये समझना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी आपको समझना है। फिर संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है। इसमें भारतीय राज्यों को भी रखा है, भाषाई राज्यों को, भाषा के आधार पर हमारे देश में डिवाइडेशन किया गया। 1947 के भारत का नक्शा भी रखा गया, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर भाषा नीति किस तरह की हमारे देश में, केंद्र राज्य का संबंध किस तरह का, ये भी आपको समझना है। भारत की भाषाई विविधता किस तरह की है ये भी आपको समझना है। पूरा हमने ग्राफ वगैरह पर बना के रखा है। भारत में विकेंद्रीकरण, इसको भी आपको समझना है, ठीक है।
अच्छा, डेटा जो दिया जाता है, ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एनसीईआरटी में काफ़ी सारा गलत डेटा दिया जाता है, इसे आप यहाँ पर डिटेल में समझना, ठीक है। इसके अलावा और एक दो टॉपिक हैं, प्रश्न दिए गए, ठीक है, और हमने हर एक प्रश्न को डिटेल में रखा है, और इसी के साथ ब्राज़ील का एक प्रयोग वो दिया गया, और फिर हमारा चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, चैप्टर 1 का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।